अलंकार में पाठ्यक्रम में कुल 3 अलंकार रखे गए हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। इनके या तो लक्षण लिखने हैं या उदाहरण देने हैं। दोनों में से कोई एक चीज पूछा जाएगा और 2 अंक का होगा। या तो लक्षण पूछा जाएगा या अथवा करके उसका उदाहरण। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह, इनमें भी लक्षण या उदाहरण पूछे जाएंगे। आगे 12 गा है, वो छंद से संबंधित है। छंद यहाँ वर्णवृत्त नहीं है, केवल मात्रिक छंद है। साहित्यिक हिंदी में वर्णवृत्त भी है। मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां, ये कुल मिलाकर के 4 छंद पाठ्यक्रम में हैं। यहाँ लक्षण एवं उदाहरण, लक्षण और उदाहरण दोनों ही परीक्षार्थी को लिखना होगा। क्रम संख्या 13 पत्र लेखन से संबंधित है। और पत्र लेखन 2 प्रकार के हैं, आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र। नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, या फिर अपने गांव नगर की साफ सफाई हुई तो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। और सामान्य हिंदी के 100 अंकों वाले इस केवल पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में जो अंतिम प्रश्न होता है वो है निबंध से संबंधित। निबंध का दायरा बहुत व्यापक है। विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, जैसे जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा या पर्यावरण से संबंधित, कुल मिलाकर के एक सामाजिक मनुष्य का संबंध जिन जिन चीज़ों से है उन सभी विषयों पर निबंध लिखने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो 100 अंकों का है, 2 खंडों में बटा हुआ है। पहले खंड में संस्कृत दिग्दर्शिका से अलग जितनी भी पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, उनसे संबंधित प्रश्न है। और दूसरे खंड में संस्कृत दिग्दर्शिका और व्याकरण, निबंध, पत्र लेखन, ये और इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वे पूछे जाते हैं। तो ये 2 खंड हैं। अब हम देखते हैं कि खंड का में जो 50 अंकों का है उसकी पाठ्य वस्तु क्या है। गद्य गरिमा पुस्तक की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। तो उस गद्य गरिमा में सामान्य हिंदी में 7 अध्याय हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। ये द्विवेदी युग की रचना है, निबंध है। द्विवेदी युग के ही एक और महत्वपूर्ण लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, उनका एक निबंध है बहुत महत्वपूर्ण, आचरण की सभ्यता। शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखित है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांकृत्यायन द्वारा। गेहूं बनाम गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी और सड़क सुरक्षा। तो ये कुल 7 निबंध हैं अलग अलग लेखकों के और अलग अलग भाषा और शैली के भी। भाषा तो हिंदी ही है, लेकिन उनकी जो शैली है, शब्द चयन है, प्रवाह है, उसमें भेद है। अध्ययन करते समय हम ये देखेंगे कि प्रत्येक लेखक के व्यक्तित्व के अनुसार उनके लेखन का प्रकार और उसकी शैली, उसमें एक भिन्नता है। इसी प्रकार से
काव्य हेतु निर्धारित जो पाठ्य वस्तु है उसके अंतर्गत 5 कवि हैं, भक्ति काल से लेकर के रीति काल तक के। ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए आदिकाल की कोई भी रचना पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं की गई है। उसका कारण संभवतः ये है कि आदिकाल की रचनाएं अपभ्रंश मिश्रित हिंदी में हैं, जिसे अवहट्ट भी कहा जाता है। वो भाषा थोड़ी जटिल है, तो इस आयु वर्ग के छात्रों के लिए उसे उपयुक्त न मानते हुए आदिकाल की कोई भी रचना हिंदी या सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में नहीं रखी गई है। भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं संत कबीरदास, उनकी साखी और पदावली। सूरदास हैं सगुण उपासक, भक्ति काल के कवि। विनय और वात्सल्य, भ्रमर गीत, उनकी रचनाएं पाठ्यक्रम में शामिल हैं। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका से कई पद रखे गए हैं। और रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि कविवर बिहारी का भक्ति एवं श्रृंगार अंश, जो बिहारी सतसई से लिया गया है, वो रखा गया है। महाकवि भूषण रीतिकाल के ही कवि हैं, वीर रस के ओजस्वी कवि। उनकी 2 रचनाएं शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में है। कथा साहित्य की अगर बात करें तो उसमें जो पाठ्य वस्तु निर्धारित है वो इस प्रकार है। बलिदान कहानी मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप, भगवती चरण वर्मा की हास्य और व्यंग्य से युक्त एक सामाजिक विषय पर केंद्रित कहानी प्रायश्चित, और यशपाल की कहानी समय। तो ये 4 कहानियां कक्षा 11 के सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त कुहासा और किरण नाटक, जो अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले आधा और उसके पश्चात फिर शेषांश पढ़ना होगा। संस्कृत दिग्दर्शिका की बात करें तो उसमें हिंदी के लिए तो कुल 10 अध्याय निर्धारित हैं, लेकिन सामान्य हिंदी के लिए कुल 6 अध्याय पढ़ने हैं, जिनमें वंदना, प्रयागः, सदाचारोपदेशः, हिमालयः, गीतामृतम, लोभः पापस्य कारणम, और परिशिष्ट में जो उसके एनेक्सर है, अपेंडिक्स है, उसमें व्याकरण, शब्द रूप और धातु रूप, ये अध्ययन करना है। बिल्कुल इसी प्रकार से कक्षा 12 हेतु जो सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम निर्धारित है वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से है, और उसमें केवल श्रवण कुमार जो खंड काव्य है उसका अंतर है। कुहासा और किरण कक्षा 11 के लिए निर्धारित है, और श्रवण कुमार खंड काव्य जो है वो कक्षा 12 के लिए निर्धारित है। शेष लगभग समान ही है। वहाँ भी गद्य और काव्य साहित्य का विकास और इतिहास पढ़ना है, वहाँ भी संधियाँ वही हैं, वहाँ भी संस्कृत दिग्दर्शिका से निर्धारित अंश के संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने हैं, वहाँ भी संधि 3 होंगी और उनके 1-1 अंक निर्धारित हैं। रस, छंद और अलंकार भी उसी प्रकार से हैं जैसे कक्षा 11 में है। तो प्रतिदर्श के रूप में जो अभी चर्चा की गई है कक्षा 11 की, बिल्कुल उसी प्रकार से सामान्य हिंदी कक्षा 12 का भी पाठ्यक्रम निर्धारित है। अब हम चर्चा करते हैं
मासिक शैक्षिक पंचांग की। सत्र 2019-20 में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा कक्षा 11-12 के लिए मासिक शैक्षिक पंचांग तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि सामान्य हिंदी के लिए अप्रैल से प्रारंभ होने वाले सत्र में सबसे पहला प्रवेश की चर्चा है और उसके बाद 20 अप्रैल के पश्चात गद्य एवं पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इसका अध्ययन अध्यापन निर्धारित किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध और संत कबीरदास की साखी और पदावली, ये 3 विषय अप्रैल के महीने में 20 अप्रैल के बाद अध्ययन और अध्यापन के लिए निर्धारित किए गए हैं। लेकिन आप जानते हैं प्रिय छात्रों, आपको पता है कि इस बार अप्रैल का आधे से ज़्यादा समय व्यतीत होने के बावजूद विद्यालयों में पारंपरिक तरीके से कक्षाओं में छात्रों और अध्यापकों के बीच शिक्षण कार्य, अध्ययन अध्यापन का कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण अंततः शिक्षकों को अपने इस उत्तरदायित्व को, शिक्षण कार्य के उत्तरदायित्व को ऑनलाइन माध्यमों से पूरा करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। तो ये जो 3 विषय हैं अप्रैल महीने के लिए, हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों विषयों पर अलग अलग वीडियो बना करके इनके बारे में विस्तृत व्याख्यान दिया जाए, यथासंभव आपके संदेहों को, आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रत्येक महीने के लिए पाठ्यक्रम परिषद द्वारा निर्धारित है। ठीक इसी प्रकार से कक्षा 12 के लिए भी हिंदी और सामान्य हिंदी विषयों के लिए भी पाठ्यक्रम निर्धारित है। ये परीक्षा संबंधी कुछ सुझाव हैं जिनको परीक्षा के सन्निकट होने पर आपसे विस्तार से चर्चा की जाएगी। हालांकि सत्रारंभ में भी प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षार्थी के भाव से ही अध्ययन करना चाहिए। उसे जो अपनी उत्तर पुस्तिकाएं बनानी चाहिए, उनमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि किस प्रकार से लेखन कार्य करना है, अनुच्छेद कैसे बनाने हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे करना है, जो वर्तनी संबंधी चूक या त्रुटियां होती हैं उनसे कैसे बचना है, लेखन में स्वच्छता आदि का ध्यान कैसे रखना है। ये सत्र के प्रारंभ से लेकर सत्रांत तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये सिर्फ परीक्षा से संबंधित नहीं, बल्कि हर प्रकार के लेखन अध्ययन से संबंधित बातें हैं, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। ये अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया। हम अक्सर निबंधों का जब मूल्यांकन करते हैं तो उसमें ये चूक कर जाते हैं कि किस प्रकार से पूरे निबंध को विभिन्न भागों में बांट करके वस्तुनिष्ठ तरीके से उनका मूल्यांकन करें। प्रस्तावना उसका संरचना और प्रवाह है, उसकी भाषा है, रचनात्मकता और मौलिकता है, निबंध की प्रासंगिकता है, छात्र ने कितना अध्ययन किया है, शोध किया है,
और फिर उसका निष्कर्ष क्या है। इन 7 खंडों में बांट करके अगर हम किसी निबंध का मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन कहीं अधिक शुद्ध और वस्तुनिष्ठ हो सकता है। तो छात्रों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो निबंध लिखें तो उनमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि उनके निबंध में अधिक से अधिक अंक प्राप्ति की संभावना बनी रहे। ये कक्षा 11 और आगे कक्षा 12 का भी है, प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी का। नमूने के तौर पे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। हालांकि सत्र के आरंभ में अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए यह आवश्यक है कि विषय की एक सामान्य जानकारी और परीक्षा की एक सामान्य रूपरेखा प्रत्येक छात्र के मन में स्पष्ट रूप से उद्भासित हो जाए। उसी लक्ष्य को निर्धारित करके वो ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान को ठीक तरह से अंतिम परिणाम तक पहुंचाने में दत्तचित्त हो सके, यह आवश्यक है। और इसी के लिए ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, नमूने के लिए जो प्रश्न पत्र है उसका यहाँ उल्लेख किया गया है। प्रिय छात्रों, मुझे विश्वास है कि आज के इस वीडियो से आपने सामान्य हिंदी विषय के बारे में, उसकी पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, मासिक पंचांग और उससे जुड़े जो प्रश्न पत्र हैं उनकी एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली होगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आशा करता हूँ कि आप इसी लगन के साथ अध्ययन में दत्तचित्त रहेंगे और अगले वीडियो में हम अप्रैल माह के जो विषय हैं उन विषयों पर क्रम से एक एक करके व्याख्यान आयोजित करेंगे जिनसे आप लाभान्वित हो सकेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस विषम परिस्थिति में भी आप स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, अध्ययन में दत्तचित्त रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार।